वेलकम टू एवरीवन। क्लास 10th में जो अब चैप्टर चल रहा है, मैथ स्टार्ट हो गई थी और जो चैप्टर है उसका पहला, जैसे कि पहले ही बता दिया कि अगर बात हम करते हैं अपने ऑफलाइन स्टूडेंट्स की, जिनको ऑफलाइन पढ़ाते हैं, तो उनका जो है पार्ट 4 मैथ समाप्त हो चुकी है। लेकिन अब जो है वीडियो जो बना रहे हैं बिल्कुल शुरुआत से बना रहे हैं ताकि एक एक अच्छे से पार्ट जो है कंप्लीट हो। इसलिए तो थोड़ा सा जो है क्लास 10th बात है, जो क्लास 10th की, इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट 1 इसका हो चुका है। भाई जो चैप्टर चल रहा है वास्तविक संख्याएं, चैप्टर 1 है रियल नंबर, तो रियल नंबर्स का इंट्रोडक्शन पार्ट 1 हो चुका है। अब जो है देखना क्या है, इंट्रो पार्ट 2। तो मेन पॉइंट तो ये बनता है कि जिसका इंट्रोडक्शन पार्ट 1 नहीं देखा तो वो देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर सीरियल से नहीं देखते हैं तो समझ में नहीं आना है। तो अब जो है इंट्रोडक्शन पार्ट 2 देखने जा रहे हैं रियल नंबर्स का, वास्तविक संख्याएं जिसको बोलते हैं। अब ये कहा गया था कि अगर वास्तविक संख्याएं समझना है तो सबसे मेन पॉइंट है कि वास्तविक संख्याएं के प्रकार पढ़ेंगे। जो वास्तविक संख्याएं होती हैं इनके अगर प्रकार पढ़ते हैं तब ये समझ में आएगा। अब पॉइंट ये बनता है कि वास्तविक संख्याएं के जो प्रकार पढ़ना आरंभ कर दिए थे, इसके प्रकार 5 हो गए थे। कौन कौन से हुए थे जल्दी से देख लेते हैं एक बार। प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, सम और विषम, इतने हो गए थे। अब हमें बढ़ना है अगले पार्ट्स की ओर, यानी पार्ट्स नंबर 6, जिसका नाम देंगे परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या देखना है हमें, परिमेय संख्या यानी संख्याएं देखना है। और इसके बाद साथ में देख लेते हैं, अगर अच्छा पॉइंट क्लियर करना है इन दोनों का, दूसरा होगा पार्ट 7। किसके पार्ट है? वास्तविक संख्याओं के, जिसका 6वां यानी 6 नंबर है परिमेय संख्याएं, और 7वां यानी 7th नंबर होगा अपरिमेय संख्याएं। इसको क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्याएं। तो ये हो गया अपरिमेय संख्याएं। इनमें से परिमेय संख्या को इंग्लिश में कहना है रेशनल नंबर, और ये जो अपरिमेय संख्या है इसको कहना है इरेशनल नंबर। तो दोनों को देखा गया है, इंग्लिश में समझ गए इनको। अब इन दोनों को साथ में लेके क्यों चल रहे हैं, इसका कारण है। साथ में अगर लेके चलते हैं तो देखो कितने अच्छे से क्लियर होते हैं। दोनों की डिफिनीशन भी देखेंगे, इनके ढेर सारे एग्जाम्पल भी देखेंगे, और फिर देखिए कैसे क्लियर होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं यही परिमेय संख्या को। तो परिमेय संख्या क्या है? तो परिमेय संख्या को बताते हैं, इसका रूप पहले बता देते हैं। P/Q रूप में होती है। जो परिमेय संख्याएं होती हैं इनको जो है P/Q रूप में लिखा जाता है। अब इनमें से P का मतलब होता है अंश, और अपान ये जो Q है इसका मतलब है हर। ये 2 पॉइंट है। P का मतलब क्या हो गया? अंश, और Q का मतलब हो गया हर। यानी जो संख्याएं बटे में होती हैं उनको परिमेय संख्या कहते हैं। अगर इतना कह दिया जाए तो परिमेय संख्या पूरी नहीं होती, यानी इस तरह में पूरी नहीं हो पाएंगी। अब इनमें भी कुछ शर्तें हैं। अब देखिए जो अंश है, P का मान 0 से लेकर 1, 2, 3, 4 यानी 5, 6 आगे कुछ भी, यानी P का मान, अंश का मान कोई भी पूर्णांक हो सकता है। क्या कहा गया? P का मान कोई भी पूर्णांक हो सकता है, यानी 0 भी हो सकता है, इसके अलावा फिर 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी, 100 भी, यानी कुछ भी पूर्णांक बोल रहे हैं ना, कोई भी पूर्णांक हो सकता है। पूर्णांक बताया गया, अभी लास्ट वीडियो में बताया गया कि पूर्णांक क्या होते हैं, तो वहाँ पे जाके जो है पूर्णांक देख लीजिए तो बात समझ में आ जाएगी। कैसे कहा गया कि P का मान जो है कोई भी पूर्णांक हो सकता है, बट एक शर्त है Q के लिए। Q का मान जो है 0 यानी 0, जिसको 0 कहेंगे, ना होना चाहिए। अब समझिए क्या पॉइंट बना। पॉइंट ये है कि P का मान कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, पर Q का मान 0 ना होना चाहिए, बाकी सब कुछ होना चाहिए। तो पॉइंट बन चुका है
क्या पॉइंट बना है, जो p का मान है वो सब कुछ होना चाहिए, कोई भी पूर्णांक आ जाए, पर q के मान में एक कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या है कि q का मान शून्य ना होना चाहिए। तो इस तरह से जो है परिमेय संख्या कंप्लीट हुई। पर अभी और देखते हैं, जैसे यहाँ पर लिख दिया जाए 0.333 ऐसे लिखते चले गए, क्योंकि केवल क्लास 10th के हिसाब से नहीं कंप्लीट करना है, एक काबिल बनना है स्टूडेंट्स को, तो उस हिसाब से देख रहे हैं। जैसे यहाँ पर लिख दिया और कहाँ तक लिखेंगे तो ऐसे डैश डैश कर दिया जाता है। और इसी को अगर स्टूडेंट्स बार बार लिखने से बचना चाहते हैं, बार बार, तो यहाँ पर बार लगा दें, ऐसे लगाया जाता है कि नहीं। तो अगर इसमें बार लग जाता है तो इसका मतलब क्या होता है, न जाने 3 कितनी बार है, इसलिए बार लगा दिया गया। तो इस पे पॉइंट क्या बनता है, यानी ऐसी संख्याएं जिनकी पुनरावृत्ति होती है, जिनकी पुनरावृत्ति होती है यानी दोहराव होता है। ये देखिए यहाँ पे 3 का दोहराव लगातार चल रहा है, यानी जिनकी पुनरावृत्ति होती है वो संख्याएं भी परिमेय संख्या कहलाती है। पॉइंट बन रहे हैं, जिनकी पुनरावृत्ति होती है वो संख्याएं भी परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक उल्टा देखने जा रहे हैं, उल्टा कैसे। अब इधर देखिए कि जैसे कोई अंक है, इस तरह लिख दिया गया है 1 2 3 4 फिर 7 ऐसे इकट्ठा लिखते चल रहे हैं, कोई 5 6 ऐसे, फिर ऐसे ऐसे कर दिया जाए, तो इस पे पॉइंट क्या बनना है कि कोई भी संख्या का दोहराव नहीं हो पा रहा है, कोई भी संख्या दोहराव में नहीं है। इससे ये पता चलता है जिसका दोहराव ना हो, टर्मिनेट ना हो, यानी पुनरावृत्ति ना हो, तो वो संख्याएं होती हैं अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर होती हैं। और जिनका टर्मिनेट हो, यानी ऐसे अंक जो टर्मिनेट होते हैं, पुनरावृत्ति होती है, दोहराव होता है, उसको कहने वाले हैं परिमेय संख्याएं। और जिसका दोहराव ना हो वो कहलाएंगी अपरिमेय संख्याएं। लेकिन अभी तक बात डिफिनीशन की अगर करें तो किसी की भी नहीं बताई गई है, पर अगर डिफिनीशन सुनना है तो पहले सुन लेते हैं, फिर लिखा दिया जाएगा। परिमेय संख्या की डिफिनीशन ये बनती है कि परिमेय संख्या p/q के रूप में होती है, जिसमें p का मान 0 से लेकर कोई भी पूर्णांक हो सकता है, किंतु q का मान 0 को छोड़कर बाकी सब पूर्णांक हो सकते हैं। यही डिफिनीशन है, लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। एक बार फिर से क्या बताया जा रहा है कि परिमेय संख्या p/q के रूप में होती है, जिसमें p का मान यानी अंश का मान 0 से लेकर कोई भी पूर्णांक हो सकता है, परंतु q का मान 0 ना होना चाहिए, बाकी कोई भी पूर्णांक होना चाहिए। अब इसके बाद और आगे बढ़े तो इसकी कंडीशन लगातार बताते चल रहे हैं परिमेय संख्या की। जो कंडीशन क्या क्या है, ये कहा जा रहा है कि अगर कोई भी अंक का दोहराव होता है, टर्मिनेट होते हैं, तो उसको जो है परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। और ऐसे अंक जो दोहराव में नहीं आते हैं, पता नहीं क्या है, ऐसे अनंत में लिखे हैं, तो उनको जो है अपरिमेय संख्या कहेंगे। पर अभी परिमेय संख्या की डिफिनीशन बताई गई, अपरिमेय संख्या की नहीं बताई गई, तो इसको पहले देखते हैं, एग्जाम्पल फिर देखते हैं। और अगर देखा जाए यहाँ पर, तो जैसे यहाँ पर लिख दिया जाए कुछ करनी चिन्ह में ऐसे करके 4 लिख देते हैं, इसके बाद √5 लिख देते हैं, और इधर √3 लिख देते हैं, फिर √2 लिख देते हैं। ये सब की सब संख्याएं हैं, अंक है। अब पॉइंट ये है कि अगर इनके नीचे 1 मान लें, इसके नीचे 1 मान लें, ऐसे करके 1 मान लिया जाए, तो ये कुछ इस तरह से बनते हैं। और बात करें 2 की, तो √2 जो करनी चिन्ह के साथ है, इसका मान क्या होता है, इसका मान ये होता है कि इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है। और जब पूर्ण वर्गमूल नहीं होगा तो समझ सकते हैं कि पता नहीं अंक कहाँ तक जाएं और अलग अलग जाएं। और जब अंक आगे तक जाएं और अलग अलग जाएं तो ऐसी संख्याओं को क्या कहा जाता है, अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो इससे ये पता चलता है ये जो √2 है, √2 अपरिमेय संख्या है। ठीक इसी प्रकार बात √3 की करें तो √3 का भी पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है, इसका भी कोई मान होता है, और मान ऐसा होता है कि जिसका अंत ही नहीं, मतलब हल होता चला जाएगा आगे तक, और किसी भी अंक का दोहराव भी नहीं होगा। इस तरह में √3 भी अपरिमेय संख्या है। बात समझते चलना है। यहाँ पर √2 √3 अपरिमेय संख्याएं हो गई। अब बात करते हैं √4 की, जिसका पूर्ण वर्गमूल होता है वो होता है 2। √4 का मतलब क्या होता है, 2, और 2/1 कर देंगे जो p/q रूप में आ रहा है, इसका मतलब √4 परिमेय संख्या है।
तो सीधी सीधी परिभाषा ये बन जाती है कि ऐसी संख्याएं जिनका पूर्ण वर्गमूल बन जाए, यानी पूर्ण वर्गमूल बन जाए, वो परिमेय संख्या होती हैं, और जिनका पूर्ण वर्गमूल ना बन पाए वो अपरिमेय संख्या होती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल √5 है, √6 है, और आगे बढ़ें तो √7 है, फिर इसी तरह √8 है, और आगे √9 आएगा। ये देखिए 9 का वर्गमूल होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो जिसका होता है वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं परिमेय संख्या। यहाँ पर √5 अपरिमेय संख्या है। तो शायद यहाँ तक जो है अभी तक पॉइंट क्लियर हुए हैं स्टूडेंट्स के, विद्यार्थियों के। अब और आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बढ़ना है। जैसे कि प्रश्न कभी कभी 1 नंबर में कक्षा 10 में पूछा जाता है, क्या शून्य परिमेय संख्या है। प्रश्न ये बनता है, क्या शून्य परिमेय संख्या है, अगर है तो कारण दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, इस तरह का आता है। शून्य एक परिमेय संख्या है, तो क्या इस बात को स्टूडेंट जानते हैं कि शून्य परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। सत्य असत्य में आता है, कभी कभी तो इतनी ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ ज्यादती हो जाती है कि ये तक पूछ लेता अगर है तो क्यों है। जहाँ प्रश्न क्यों आ जाए तो फिर वहाँ पर तो फिर समझ सकते हो क्या होने वाला है। तो इसका देखिए, जैसे कि बताया, जो पॉइंट्स कठिन होते हैं उनका सीधा सीधा प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो जैसे कि बताया गया कि P का मान, एक बार फिर से परिमेय संख्या की ओर बढ़ते हैं। P का मान 0 होना चाहिए, तो जैसे हमने 0 मान लिया, ये देखिए। और इसके बाद Q का मान 0 ना होना चाहिए, बाकी तो सब कुछ होना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ भी लिख दो, जैसे 2 लिख दिया गया और 2 शून्य शून्य कर देंगे, तो ये देखिए 0 आ गया। और जो P/Q रूप में होता है, देखिए पहले इसका मान जो आएगा वो तो 0 आएगा, लेकिन इसका रूप अगर देखें, 0 का रूप देखिए, 1 ही 2 ही नहीं, 1 2 3 4 कुछ भी ले, लेकिन हल क्या आएगा इसका, 0 ही तो आएगा। इसलिए यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 0 जो है किसी न किसी तरह से P/Q के रूप में होता है, इसलिए 0 जो है परिमेय संख्या है। ये बात सत्य है। तो क्या समझा गया कि 0 परिमेय संख्या क्यों है। तो देखिए 0 के नीचे कुछ भी मान लो, 1 मान लो, 2 मान लो, 3 मान लो, लेकिन अगर जब उसका भाग देंगे 0 से तब 0 ही तो आना है, इसलिए 0 क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। और जब ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, तो इसको किस रूप में लिखा है बताइए, P/Q के रूप में, और P का मान 0 होना चाहिए। और जब P का मान 0 होना चाहिए तो इसका मतलब परिमेय संख्या, और Q का मान कुछ भी, 0 को छोड़कर कुछ भी, तो यहाँ पर 0 तो नहीं है ना, बाकी सब कुछ है। तो यहाँ तक जो हुआ, एक पॉइंट और बना, 1 नंबर और बना स्टूडेंट्स का कि 0 एक परिमेय संख्या है या नहीं, अच्छी तरह से जान चुके हैं। अब और आगे बढ़ते हैं। तो और आगे बढ़ने का मतलब ये है कि देखते हैं यहाँ पर 22/7, ये जो 22/7 है, ये 22/7 लिखा है। देखें अगर तो P/Q के रूप में है या नहीं, और यदि यह P/Q के रूप में है तो परिमेय संख्या है, इसका मतलब ये भी परिमेय संख्या हो गई। पर अगर बात किया जाए पाई की, ये देखिए पाई को देख लीजिए, अगर पूछा जाए ये प्रश्न कि पाई परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, तो पाई जो है ये अपरिमेय संख्या है। जबकि स्टूडेंट्स जानते हैं कि पाई का मान ही 22/7 होता है। तो फिर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो 22/7 है वो P/Q के रूप में है, बल्कि पाई जो है ये किसी भी रूप में नहीं। लेकिन अगर पाई का एग्जैक्ट मान देखा जाए तो कुछ नहीं होता है, पर वो होता क्या है, 3.14, फिर इसके आगे देखिए ऐसे डैश, इस तरह होता है। और अगर बात करें पाई के मान की, तो पाई के मान की जो इतनी मोटी किताब आती है, ऐसे इतनी मोटी किताब आती है, और इसको जो लर्न करते हैं इस पाई के मान को, अभी तक का रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो 75,000 से 80,000 तक, यानी दशमलव के आगे जो अंक हैं 75,000 से 80,000 तक लोगों ने याद कर लिया है, और उन्होंने अपना रिकॉर्ड बनाया है कि हम इतना याद कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा याद कर लेते हो तो तुम्हारा रिकॉर्ड बन जाएगा सबका। तो क्या कहा जा रहा है, जो पाई का मान होता है, ये जो 22/7 होता है, अगर भाग देना शुरू करें तो ऐसे आता चला जाएगा। और इसका इतना ज़्यादा आता है कि इतनी मोटी किताब है, जैसे कि बताया पहले भी, और उसको जो याद करते हैं उनके माइंड को दाद देनी पड़ती है कि हाँ बहुत अच्छा किया। और यहाँ पर क्या है, जो अपने विद्यार्थी हैं ये अपना एक नंबर नहीं याद कर पाते, मोबाइल नंबर, तो इसका मान कहाँ से याद करेंगे 75 से 80,000 तक, ये भी तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो देखा क्या गया कि पाई को मानेंगे अपरिमेय संख्या, और जबकि 22/7 को मानेंगे परिमेय संख्या। ठीक इसी तरह से हमने जो है परिमेय संख्या को कंप्लीट किया है, अपरिमेय संख्या को भी कंप्लीट किया है, पर अभी तक डिफिनीशन इसकी नहीं दी गई है।
तो डिफिनीशन इसकी देखते हैं अपरिमेय संख्या की क्या होने वाली है। ऐसी संख्याएं जो करणी चिन्ह में होती हैं, बात समझते जाना, ऐसी संख्याएं लिखते जाइए। क्या कहेंगे अपरिमेय संख्या की डिफिनीशन, ऐसी संख्याएं जो धनात्मक चिन्ह के साथ करणी चिन्ह में होती हैं और उनका पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती, इरेशनल नंबर कहलाती। एक बार फिर से क्या कहना है, ऐसी संख्याएं जो धनात्मक चिन्ह के साथ करणी चिन्ह में होती हैं और उनका पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है, वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इस तरह से बराबर देख पा रहे हैं कि नंबर 6 और नंबर 7 जो है द टाइप्स ऑफ रियल नंबर्स कंप्लीट कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं, 8th नंबर देखेंगे फिर इसके बाद, लेकिन अगर इनमें अभी भी कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। तो चलिए अच्छा अब आगे बढ़ते हैं 8th नंबर पर, वो क्या होने वाला है देखते हैं। एक मिनट अभी थोड़ा सा देख लेते हैं, जैसा कि देखा कि यार नहीं आ पा रहा था, लेकिन इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी देख लेते हैं। क्या था ये कहा गया था कि मतलब जो संख्याएं यानी ऐसे अंक जो करणी चिन्ह में होते हैं और उनका पूर्ण वर्गमूल नहीं बनता है, वो अपरिमेय संख्या होती है। जैसा कि पहले ही बताया, जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं √2 का जो है पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है, तो क्या बन जाएगा अपरिमेय संख्या। √3 क्या है अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका भी पूर्ण वर्गमूल नहीं बनता है। ठीक इसी प्रकार √4 को अगर देखा जाए तो √4 का वर्गमूल होता है 2 और इसके नीचे हर संख्या के नीचे 1 होता है, हर संख्या के नीचे 1 होता है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा परिमेय संख्या। इसके बाद √5 को बताया गया, ये क्या होता है अपरिमेय संख्या, क्योंकि ये करणी चिन्ह में तो है, लेकिन √5 जो लिखा है नहीं, 5 का वर्गमूल नहीं होता। अगर होता है तो दशमलव के बाद न जाने कितने अंक आएंगे, और हर अंक का दोहराव भी नहीं होता है। ऐसे में ये भी क्या हो जाएगी अपरिमेय संख्या, क्योंकि बताया गया अपरिमेय संख्या क्या होती है, ऐसे अंक जिनका दोहराव ना हो, पुनरावृत्ति ना हो, अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक इसी प्रकार √6 की बात करें तो ये भी अपरिमेय संख्या, क्योंकि पूर्ण वर्गमूल इसका नहीं होता है 6 का, 7 का भी नहीं होता, 8 का भी नहीं होता, 9 का होता है। 9 का क्या होता है, वैसे 3 होता है। अगर 3 होता है वर्गमूल तो 3/1 मान के इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और जो P/Q के रूप में आ जाए उसी को क्या कहा जाता है परिमेय संख्या। तो इस तरह से जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कंप्लीट हो गई हैं। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो बिल्कुल पूछ सकते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं नंबर 8 पर, उसको देखते हैं क्या कैसे होने वाला है। अब जो है देखते हैं 8th नंबर ये क्या होने वाला है। तो 8th नंबर पर है अभाज्य संख्याएं, इसको कहेंगे अभाज्य संख्याएं। और इसके बाद 9th नंबर पर देखेंगे भाज्य संख्याएं। इन दोनों को फिर से एक बार उसी तरह देखते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, यानी अंतर करके चलेंगे तो इतना अच्छा क्लियर होने वाला है कि अब क्या बताया जाए, मतलब कि बहुत अच्छा रहेगा। अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं, इन दोनों को देखना है। तो ये रही अभाज्य और ये रही भाज्य संख्या। इसके बाद एक और पढ़ लेंगे सह अभाज्य संख्याएं। फिर जो है परिचय हमारा जो होगा इंट्रो पार्ट 2, ये जो वास्तविक संख्याएं चल रही हैं इसका इंट्रोडक्शन पार्ट 2 भी जो है समाप्त हो जाएगा, और पूरा का पूरा ही समाप्त हो जाएगा। फिर इसके तुरंत बाद चलने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1, यानी बिल्कुल शुरुआत से चलेंगे। और फिर जैसे कि पहले भी बताया कि अगर कोई भी सवाल डिस्टर्ब, यानी कोई भी सवाल हो एक बार में आएगा, इस बात की गारंटी है। चाहे जितना कठिन सवाल हो, चाहे जितना बड़ा सवाल हो, सिर्फ एक बार में आएगा। तो अगर एक बार में नहीं आता तो तुरंत स्किप कर जाइए, वीडियो से भागिए, मतलब दूसरी तरफ देखिए जा करके। इस बात की देखिए गारंटी, मतलब क्या कहने का मतलब है कि एक बार में आएगा। अब जो है देखते हैं, इनको इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर, इसको इंग्लिश में कहेंगे प्राइम नंबर्स। और इसके बाद जो भाज्य संख्या है इसको जो है इंग्लिश में कहेंगे कंपोजिट नंबर्स, ये कहलाएगा कंपोजिट नंबर्स। अब जो है इनको समझते हैं कैसी कौन सी संख्या होती है, तो देखना है पहले। यहाँ पर शुरू करते हैं एक के अलावा, अच्छे समझना, एक जो ये होता है अंक, एक के अलावा जो अंक स्वयं से, जो अंक स्वयं से विभाजित हो जाए, स्वयं से विभाजित हो जाए परंतु किसी दूसरे अंक से ना हो, किसी दूसरे अंक से ना हो,
अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। बात समझते चलना, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो पॉइंट ये बनता है, एक के अलावा, यानी एक से तो हर संख्या कटनी है, यानी ऐसी संख्या जो एक से तो कट ही जाए, इसके अलावा स्वयं से कट जाए, बाकी फिर किसी भी संख्या से ना कटे, अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। मेन पॉइंट है कि एक से तो देखो हर अंक कटता है, इसके अलावा स्वयं से कट जाए, बाकी फिर किसी से ना कटे, उसको अभाज्य संख्याएं कहेंगे, प्राइम नंबर कहेंगे। जैसे कि देख पा रहे हैं कौन कौन से हैं। यहाँ पर उठाया जाए दो जो है एक से कट जाएगा और दो स्वयं से कट जाएगा, बाकी दो किसी दूसरे अंक से कट जाए तो बताइए नहीं कटेगा। ठीक इसी प्रकार बात करते हैं 3 की। 3 जो है एक से कट जाएगा, स्वयं से कट जाएगा और बाकी अगर किसी से कटे तो बताइए नहीं कटेगा। 4 को इधर लिख देते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं 4 जो है एक से भी कटेगा, स्वयं से भी कटेगा और 2 से भी कट जाएगा, 2 दूनी 4। ये जो है अपोजिट जा रहा है इसने, जबकि सीधा मना कर दिया है कि किसी दूसरे अंक से ना कटे, या तो एक से कटे या फिर स्वयं से कटे, बाकी किसी दूसरे से अगर कट जाएगा तो फिर अभाज्य नहीं रह जाएगी, वो भाज्य संख्या हो जाएगी। तो देखिए पॉइंट बन रहा है। बात करते हैं 5 की, 7 की, 11 की, 13 की, 17 की, 19 की, 23 की, 27 भी कट जाता है, इसके बाद 29 की, 31 और ऐसे बढ़ते बढ़ते फिर आते हैं 31 के बाद 37। ठीक इसी प्रकार और जो अंक लिखते जा रहे हैं, या फिर अब तो विद्यार्थी स्वयं जो है सर्च कर सकते हैं आगे का और 1 से 100 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं ये भी बताइए सर्च करके। यहाँ तक कर दिया, 1 से 100 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं ये बताइए। और जैसे कि यहाँ पे लिखा गया देख सकते हैं, 23 को देख लीजिए, 23 एक से कट जाएगा, स्वयं से कट जाएगा, बाकी किसी भी अंक से नहीं कटने वाला है। ठीक इसी प्रकार 29 एक से कट जाएगा, स्वयं से कट जाएगा, बाकी किसी से नहीं कटेगा। 31 भी इसी प्रकार, 37 भी। बाकी जो अब देखते हैं ऐसी संख्याएं, बात करने जा रहे हैं भाज्य संख्या की। तो भाज्य संख्या कौन सी होती हैं, जस्ट विपरीत लिखेंगे। अब इसको बोल रहे हैं केवल तो लिख लेंगे, कैसे कहना है, एक के अलावा ऐसी संख्याएं जो स्वयं से विभाजित हो जाएं और दूसरे, मतलब कैसे कहना है, जो स्वयं से विभाजित हो जाएं और 2 या 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो जाएं। मतलब क्या है, 1 से भी विभाजित हो जाएं, पॉइंट समझना, 1 से भी विभाजित हो जाएं, स्वयं से भी हो जाएं, इसके अलावा 2 या 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो जाए। तात्पर्य क्या है, इस कंडीशन के अलावा अगर कोई तीसरा अंक काटने को आ जाए, जैसे कि 4 को देखा गया तो 4 एक से भी कट जाएगा, 4 स्वयं से यानी 4 से 4 भी कट जाएगा, इसके बाद दूसरा ये देखिए आ गया। तो जब कोई तीसरा प्रकट हो जाए, तीसरे से कटने लायक बन जाए, तो वहाँ पर होती हैं भाज्य संख्याएं। कौन कौन सी होती हैं तो समझ सकते हैं अब, और जो होती हैं उनको फिर से एक बार उसी तरह स्टूडेंट्स लिखेंगे और बताएंगे कि 1 से 100 तक के बीच में कितनी भाज्य संख्याएं होती हैं और 1 से 100 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। ये रहेगी बात अलग। एक दूसरा पॉइंट होगा, 1 से 50 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं ये भी लिखेंगे, और 1 से 50 तक के बीच में कितनी भाज्य संख्याएं होती हैं ये भी। तो अब जो है यहाँ तक देख पाए हैं कि अभाज्य संख्याएं भी कंप्लीट हुई हैं। अगर ये सब संख्याएं कंप्लीट हो रही हैं तो समझ लीजिए कि वास्तविक संख्याएं सब यही हैं, सब की सब वास्तविक संख्याएं पढ़ रहे हैं, तो वास्तविक संख्याएं भी कंप्लीट हो रही हैं। और लास्ट में अब देख लेते हैं जो नंबर 10th होगा, उसको कहेंगे सह अभाज्य संख्याएं। तो देखते हैं अब जो है सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, को प्राइम नंबर, इसको देख लेते हैं सह अभाज्य संख्याएं। तो देखिए ये क्या है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे को प्राइम नंबर। इसको इंग्लिश में क्या बोलने वाले हैं, को प्राइम नंबर्स। इसको देख लेते हैं ये क्या है, पर पेपर में ये सब इतना महत्वपूर्ण नहीं है कक्षा 10 के लिए, लेकिन आना तो चाहिए, क्योंकि बताया ना कि केवल पास होना ही नहीं है, पास होने के लिए नहीं पढ़ना है, एक काबिल बनना है, योग्य बनना है। तो चलिए अब देखते हैं सह अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं। अभाज्य संख्या में क्या है, यहाँ पर नाम से ही देखिए परिभाषा बने, सह का मतलब होता है साथ, यानी इसमें जो है केवल एक संख्या से नहीं आएगी, इसमें ऐसी 2 संख्याएं, लिखते जाइए,
ऐसी दो संख्याएं जिनका यानी दोनों का मासा, जिनका दोनों का मासा कितना हो, 1 हो। क्या कहा जा रहा है? ऐसी दो संख्याएं जिनका मासा कितना हो, 1 हो, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो ऐसे ऐसे युग्म यानी सह ढूंढेंगे, साथ ढूंढेंगे जिनका अगर मासा निकाला जाए तो सिर्फ 1 आए। जैसे 2 और 3, इन दोनों का अगर मासा देखा जाएगा तो दोनों ये सह अभाज्य संख्याएं, मासा केवल 1 आएगा। मासा निकालना जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो जैसे ही पर्सनली पढ़ने को चलेंगे तो वहाँ पर बताया जाएगा, वैसे जानते होंगे बहुत से लोग। फिर इसके बाद अगर बात करते हैं 5 और 7 की, इनका अगर मासा निकालें तो 5 और 7 का मासा भी 1 आ गया। यानी ऐसी ढेर सारी संख्याएँ, जो ऐसी दो संख्याएं, यानी कहने का मतलब है क्योंकि सह लगा है तो दो संख्याएं लेके चलना है, ऐसी दो संख्याएं जिनका मासा 1 आ जाए वही जो है सह अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। तो ऐसे ऐसे युग्म अपना स्वयं स्टूडेंट्स जान सकते हैं कि मासा कैसे निकालते हैं। ठीक इसी प्रकार जो है हमने जो है समाप्त कर लिया है सह अभाज्य संख्याओं को भी। और जैसा कि शुरुआत में बताया थे, जो वास्तविक संख्याएँ हैं, वास्तविक संख्याएँ जो थी पार्ट किसका था, ये नंबर सिस्टम का पार्ट था। तो नंबर सिस्टम के 2 पार्ट थे। 2 पार्ट कौन कौन से थे? एक काल्पनिक संख्याएं थी, वास्तविक संख्याएं जो पूरी की पूरी कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो इसका दूसरा पार्ट था वो क्या था? काल्पनिक संख्याएं। तो काल्पनिक संख्याएं एक बार और देख लेते हैं ये क्या होती है, कहीं क्योंकि कहीं ऐसा ना हो जाए कि काल्पनिक संख्या और एक अपरिमेय संख्या में अंतर ना कर पाए। तो बस मोटा मोटा जल्दी से देख लेते हैं कि काल्पनिक संख्याएं कौन सी होती हैं। तो ये देखिए इमेजिनरी नंबर, जैसा कि पहले भी बताया कि देखने जा रहे हैं। तो इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्याएं देखेंगे तो काल्पनिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, इसके ठीक पहले देखा था। यानी ये जो काल्पनिक तो चल ही रही है, अपना स्टूडेंट्स नंबर डाल के लिखेंगे, कायदे से नोट्स अच्छी बनाएंगे। और अपरिमेय संख्या भी देखा था। तो इन दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा है तो बहुत ज़्यादा, लेकिन समझ ना पाए तो कुछ नहीं है। काल्पनिक संख्या में क्या होता है? ऐसी संख्याएं जो करणी चिन्ह में ऋणात्मक चिन्ह के साथ होती हैं। जैसे कि ये देखिए क्या कहा गया, ऐसी संख्याएं जो करणी चिन्ह में ऋणात्मक चिन्ह के साथ होती हैं वो सब की सब काल्पनिक संख्या कहलाती हैं। यानी सिर्फ कल्पना कर सकते हो, यानी ये नहीं जान सकते हो, कोई नहीं जान सकता है पूरे विश्व में कि इनका मान क्या होता है, क्योंकि सिर्फ कल्पना की गई। और कल्पना में तो लोग पता नहीं क्या क्या सोच लेते हैं, जैसे कि पहले भी बताया। अब ठीक इसी प्रकार अपरिमेय संख्या क्या थी? तो अपरिमेय संख्या में क्या बताया गया था कि अपरिमेय संख्या करणी चिन्ह में, यानी ऐसी संख्याएं जो करणी चिन्ह में धनात्मक चिन्ह के साथ होती हैं। जैसे कि ये तो 4 था परिमेय संख्या, ऐसे 5 आ गया, फिर 7 आ गए, जैसे पहले भी बताया है। यानी ऐसी संख्याएं जो करणी चिन्ह में धनात्मक चिन्ह के साथ होती है और उनका पूर्ण वर्ग न पूर्ण वर्गमूल न बने, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और जस्ट इसका उल्टा क्या है कि ऐसी संख्याएं जो करणी चिन्ह में ऋणात्मक चिन्ह के साथ होती हैं वो काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। तो इस तरह से देखा गया कि अब जो है जो चैप्टर हमारा है रियल नंबर, इसका इंट्रोडक्शन पूरा का पूरा समाप्त होता है। अब बढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 की ओर, इसको देखते हैं, फिर सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो इस तरह जो है कंप्लीट करते हैं धीरे धीरे पूरी मैथ।